मैम हम्म मैम जो ये नॉर्मल फ्लैश लाइट होती है टॉर्च की होती है, ये भी वाइट लाइट होती है? वाइट लाइट नहीं, ये वाइट लाइट नहीं होती। फिर भी एक बार चेक कर लूंगी। मुझे एट इंस्टिंक्ट ये लग रहा है कि वो वाइट लाइट नहीं है। ओके मैम। कवर है क्या? चलिए सुनिए। तो बेसिकली हमने तो क्या पढ़ा, डिस्पर्जन। ठीक है, तो हमने डिस्पर्जन में क्या देखा कि किस तरीके से लाइट स्प्लिट होती है। आप फिर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अब ऐसा मानिए कि हम जो है, ठीक है, एक दोस्त का ग्रुप है। ठीक है, आप अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ गए हैं। ठीक है ना, आप लोग जो है 7 दोस्त हैं। ठीक है, आप लोग निकले तो 7 थे। ठीक है, और मान लीजिए हम किसी जैसे बीकानेर में, मॉल का एग्जाम्पल तो मैं नहीं ले रही हूँ। मान लीजिए अपने कोई वो जा रहे हैं, जैसे वो लगता है ना, क्या कहते हैं उनको, फेयर वगैरह और लगता है ना, मेले वगैरह और जैसे लगते हैं। ठीक है ना, ट्रेड मेगा फेयर और ट्रेड लगता है। फेयर। हाँ मेगा जी, ट्रेड फेयर। एग्जैक्टली। अपने बीकानेर में वही फेमस। ठीक है, तो मान लीजिए अपन 7 दोस्त हैं और अपने मिलके चल रहे हैं कि चलो आज बाहर घूम कर आते हैं, मेगा ट्रेड फेयर लगा है उधर चलते हैं। ठीक है, वेदांश ने कह दिया उधर ही। ठीक है, तो बेसिकली हम उधर जा रहे हैं। तो हम 7 दोस्त थे, अपने 7 दोस्त थे, पर निकले तो 7 थे, अपन 7 थे। व्हाइट लाइट एक थी। अब गए, अब उधर जाते भाई साहब फुल माहौल, फुल जचा हुआ सब कुछ, तो सब बड़े खुश हो गए। अब सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है गेम्स की तरफ चल, है ना, शूटिंग और पता नहीं कुछ गेम्स, कि वहां चलो वहां चलो। फिर दूसरे कह रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो खाना दिख रहा है, मैं तो खाना खाऊंगा खाना खाऊंगा। ठीक है भाई, तू खाना खा। तो एक खाने की तरफ चला गया। कोई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, स्विंग्स, झूले खाने झूले खाने। ठीक है ना, तो कोई उस तरफ जा रहा है। तो 7 दोस्त थे, गए साथ में थे, अलग अलग जगह बट गए कि भाई आधा घंटा बाद इधर ही मिलेंगे वापस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली सब गए तो सब साथ में करेंगे सब कुछ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सब क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। तो अब ये 7 स्प्लिट हो गए, यही है डिस्पर्शन। व्हाइट लाइट, प्रिज्म ने उनको क्या कर दिया, स्प्लिट कर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अगला है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक प्रिज्म तो मैं सीधा रख रही हूँ, तो व्हाइट लाइट आई, बेंड हुई और निकलते स्प्लिट हो गई। 7 कलर्स विप क्योर। जहां से ये स्प्लिट हो रही है, तो थोड़ी सी डिस्टेंस पे मैंने एक प्रिज्म, एक एक्टिविटी आपके एनसीआर, देखिए मैंने उसको इन्वर्ट करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया। और जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे, ठीक है, ये इज़ैक न्यूटन ने किया था पूरा एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने देखा कि जबरदस्त बात, जब उल्टा करके रखा, तो अब प्रिज्म ने क्या कर दिया, जो ये स्प्लिट हुए थे, क्या कर दिया बाकी इन सबको, वापिस व्हाइट ब्लेड बन गई होगी। एग्जैक्टली तो ये सब के सब वापस से बेंड हुए, और ये बेंड होके इसके अंदर बेंडिंग तो होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हुआ, और ये सब की सब लाइट्स क्या हो गई, बेंड हो गई, कलर्स क्या हो गए, बेंड हो गए। और ये बेंड होके इस प्रिज्म के अंदर से एक लाइट बाहर निकली, और ये कौन सी लाइट थी, व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट थी ये, व्हाइट लाइट। तो ये जबरदस्त फिनोमेनन कि प्रिज्म जो है, अगर आप उसको इन्वर्ट करें और उसमें अगर आप वो भेजे, ऑलरेडी डिस्पर्स लाइट्स भेजे, तो वो भी उनको बेंड करेगा। वो बेंडिंग तो होगी क्योंकि ये एयर है, ये ग्लास, तो बेंडिंग। और 7 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी बेंडिंग इस तरीके से होगी कि सब जुड़ जाएंगे एक साथ और फिर से मिलके बना लेंगे व्हाइट लाइट। ये जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, जो आपकी एनसीईआरटी में उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इस टॉपिक को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन करना है तो आप 2 प्रिज्म सेट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ये आपको बस ध्यान में रख। बोले क्लियर है क्या सबको, हाँ जी क्लियर यस है। मैम। ठीक है, ऐसे भी अच्छा यस आपने वैसे मैम। भी सुना, अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो कलर्स हैं ये 7 प्राइमरी कलर्स हैं, तो ये प्राइमरी कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। तो वो सब ठीक है, आप जो भी लैंग्वेज लिखना चाहें, पर बेसिक जो डेफिनेशन है वो अपनी जगह से नहीं लेनी चाहिए। वो एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है या जो मैं आपको नोट्स पे दूँ,
आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेशन। तो हमने डिस्पर्जन तो बहुत पढ़ लिया, ठीक है। डिस्पर्जन होता क्या है वो तो समझ लिया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसका आज पहला एप्लीकेशन जो मैं आपको समझा रही हूँ वो है रेनबो। क्या आपने अभी पूछा ही था रेनबो, चलिए फिर रेनबो लेते हैं। क्लियरली पता चल रहा है कि रेनबो के अंदर ऑब्वियसली डिस्पर्जन जैसे ही कुछ हो रहा है। डिस्पर्जन जैसा नहीं, डिस्पर्जन ही हो रहा है। बस हमको उसको थोड़ा सा समझना है कि रेनबो किस तरीके से बनता है। तो सुनिए, रेनबो कब देखने को मिलता है अपने को, आम जिंदगी में कब देखने को मिलता है? नॉर्मल कभी भी दिख जाता है क्या? बारिश के बरसात बाद। बारिश के टाइम, बारिश के टाइम दिखता है, बहुत बढ़िया। तो बारिश के टाइम ऐसा क्या हो रहा है कि हमको रेनबो नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो रेनबो अगर आपको समझना है, अगर आपको बहुत इजीली समझना है रेनबो, कि अब आपको एकदम हलवा लगने लग जाए रेनबो, तो एक टॉपिक समझना पड़ेगा। डिस्पर्जन तो हो ही रहा है यूज, छोटा सा टॉपिक और समझना पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम है TIR। TIR है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पर आ गई हूं मैं फिर से। आप अगर मैम इतनी देर था रिफ्लेक्शन बोल रहे थे, हाँ फिर से एक बार रिफ्लेक्शन पर आ गई, ठीक है। आपके स्कूल में करवाया है क्या आपको TIR? करवाया है किसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? चलिए ठीक है, एक बार मैं समझा देती हूँ, क्योंकि देखो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अपन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। कुछ अच्छी लैंग्वेज यूज करेंगे बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे नंबर। टोटल इंटरनल बहुत सिंपल है। अभी जो सीखा था ना आपने रिफ्रैक्शन, वहीं से शुरुआत करती हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं। अभी मैंने देखा कि लाइट की बेंडिंग देखी। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो अपने ले लेते हैं नीचे वाटर और ऊपर ले लेते हैं अपने एयर, और ये क्या इंटरफेस जो दोनों के बीच का था वो इंटरफेस, ठीक है। अच्छा पहले एक बार डिसाइड कर लेते हैं एयर और वाटर कौन रेयर है कौन डेंसर है, जल्दी से देख के बता दो कौन रेयर है वाटर कौन डेंसर, एयर एयर। वाटर डेंसर और एयर कैसी एयर है, रेयर। अब मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से लाइट फेंक रही हूँ, कहीं से भी फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्शन करवाना है। टॉपिक का नाम रिफ्लेक्शन है और हम फिनोमिनन रिफ्लेक्शन से ही शुरू। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, लाइट बेंड होती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमने लाइट में भी यही पढ़ा, अभी भी यही पढ़ा, हम उसको ही अप्लाई करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से एक नई चीज सिखा रही हूँ, टोटल इंटरनल। चलो मैंने यहाँ से मान लीजिए टॉर्च फेंकी, मैंने लाइट फेंकी, ठीक है। मैंने यहाँ से ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन फेंकी, एकदम स्ट्रेट ऐसे फेंकी। मुझे बताइए जब आप परपेंडिकुलर फेंकते हैं लाइट को तो वो होती है क्या बेंड? तो वो होती है क्या बेंड? देख लेते हैं होती या नहीं होती। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे मैंने लाइट वाले चैप्टर में केसेस लिखवाए थे, वहां मैंने लिखवाया हुआ है। इसका नॉर्मल तो यही लाइन होगी भाई, यही वाली लाइन इसका नॉर्मल है, ठीक है। आप जानते हो जब परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो लाइट बिल्कुल भी बेंड नहीं होती, तो लाइट यहीं से सीधा निकलती बिना बेंड। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली मैं इधर से बहुत सारी रेस फेंक रही हूँ तो सब सीधी तो नहीं जा रही हूँ। तो मान लो एक रे जो है ना वो ऐसे जा रही है ऐसे। अब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ऐसे, ये इसका परपेंडिकुलर करा मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ। डेंसर से रेयरर में जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, बताइए टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे। अवे अवे फ्रॉम फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल। अवे। तो जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन और दूर चली जाएगी, तो थोड़ा और दूर बनाना है, हम इसको ऐसे भेज देते हैं। मान लो ये 30 डिग्री एंगल था, तो ये एंगल और बड़ा हो गया। अपन जानते हैं रिफ्लेक्शन में एंगल कम या ज्यादा हो सकता है बेंडिंग की वजह से। मान लो सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ अंदाजे से, थोड़ा बढ़ाना है तो मान लो ये 45 डिग्री, तो लाइट कुछ ऐसे भी गई होगी तो वो ऐसे बेंड होगी, ठीक है। एक और लाइट भेज देती हूँ, एक और रह गई, ये और ज्यादा बेंड होगी, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि इसके बीच में नहीं है। देखते हैं ये कैसे जाएगी, तो इसका मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये भी बेंड हो जाएगी, ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका ये एंगल जो है इससे ज्यादा है, ठीक है। इसको ये 30 माना ना, मान लो इसको 40 डिग्री मान लिया, ये और बेंड हो गया।
तो मान लो ये 45 है, मान लो ये 60 डिग्री, ठीक है मैम। एक और लाइट भेज देते हैं और बेंड होके जा रही है। ये लाइट जब यहाँ पहुंची, इसका फिर से मैं परपेंडिकुलर बनाती हूँ, और मान लो ये, अब देखो, अब देख रहे हो बेंड होती जा रही है क्योंकि और ज्यादा बेंड हो रही है। तो बेंड होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऐसे निकल जाएगी। ऐसे मतलब किसके ऊपर से निकली है? ऐसे मतलब किसके ऊपर से निकल रही है? इंटरफेस। ये लाइन क्या होती है? इंटरफेस ही तो होती है। तो यानी कि अगर मैं रिफ्रैक्शन कराती जाऊं तो एक रे ऐसी जाएगी जो इतनी बेंड हो जाएगी कि वो इंटरफेस से ही निकल गई। अच्छा, नॉर्मल और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। एंगल 45 डिग्री हुआ, 60 हुआ, अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी इतनी बेंड हुई कि अब 90 डिग्री पे निकल गई। इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल फिजिक्स। क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्यों कहते हैं? क्रिटिकल है यानी मामला इधर बहुत गड़बड़ है। अगर मैंने इससे थोड़ा भी एंगल और बढ़ाया ना, तो देखना अब क्या होगा। एक और भेजने की हिम्मत कर रही हूँ। ये जब मैंने लाइट भेजी, ऑलरेडी क्रिटिकल को पार कर चुकी है। क्रिटिकल से ज्यादा बेंड, ये वाली लाइन इतनी बेंड हुई, इससे ज्यादा बेंड, मतलब वापस कहाँ आ जाएगी? मतलब वापस कहाँ आ जाएगी? वापस पानी में। बैंसर में आ जाएगी। रिफ्रैक्शन में एक्चुअली तो हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फेंकते हैं लाइट और देखते हैं वो कितनी बेंड हो रही है। पर अगर मैं बेंड और करती जाऊं और करती जाऊं और करती जाऊं, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। उस रे को कहते हैं, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये वाला एंगल अब क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्शन वाला एंगल 90 हो जाता है। इससे भी ज्यादा अगर मैं एंगल बढ़ा के भेजूं, तो अब ये पहले तो ऊपर हवा में जा रही थी, ये सब क्रिटिकल वाले में इंटरफेस से निकल गई, अब ये वापस पानी में आ जाएगी। यानी यहाँ भेजी, वापस ऐसे आ जाएगी, पानी में आ जाएगी। जब रिफ्रैक्शन में आप एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर बढ़ा देते हो, तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट वापस बाउंस बैक हो गई। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी था तो रिफ्रैक्शन, पर मैंने इतना एंगल बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, कि अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यानी अंदर की तरफ ही वापस रिफ्लेक्ट हो। इस फिनोमिनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको नोट करिए, ये आपके रेनबो में बहुत हेल्प करता है। वैसे तो देखो, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा दिया जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, TIR। जरूरी भी नहीं है, बताते हैं, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया थोड़ा, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। एक्चुअली देखो, इस एग्जाम्पल से ना तुम कभी भी वापस याद कर सकते हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या। तब तक मैं देखती हूँ आपकी बुक में है भी क्या लिखा हुआ। ये सिर्फ समझने के लिए आपके, रेनबो में आपको सिर्फ लैंग्वेज में यूज करना है TIR, पर इंस्टेड ऑफ कि आप रट्टा मारो, मैंने आपको समझा दिया। ये आपको बना के नहीं आना पड़ेगा कहीं, ठीक है ना, सिर्फ समझने के लिए आपको सिर्फ लैंग्वेज में TIR ऐड करना है। मैम हाँ जी। मैम कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि सिर्फ प्लेन ग्लास होता है, पर उसमें से भी अगर सनलाइट पास होती है तो मैम सारे कलर्स दिखते हैं। हाँ, क्योंकि देखो, प्रिज्म क्या है तो ग्लास ही है। थोड़ा सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसके 5 सरफेस है ना, 2 ट्राइंगुलर है और 3 रेक्टेंगुलर है, तो सिंपल ग्लास ही है। तो बस सिंपल ग्लास भी उसका काम कर सकता है। इनफैक्ट देखो, अब जैसे मैं अभी रेनबो बता रहा था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम है। अगर किसी भी वक्त वैसी सिचुएशन बन रही हो,
वहां पर डिस्पर्जन हो सकता है, आपको 7 रंग दिखाई दे सकते हैं। सिंपल ग्लास से भी आपको 7 रंग दिखाई दे सकते हैं। सही से व्हाइट लाइट गिरनी चाहिए, उसके अंदर बेंडिंग अगर हो पा रही है अच्छे से तो वो स्प्लिटिंग दिखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ रेनबो, हमने देखा, देखो जैसे अभी तुम क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि सिंपल मैम ग्लास से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, कंडीशन सारी अच्छे से उसमें एग्जीक्यूट हो। जैसे कि अब तुम क्या सोच रही हो, आप लोग क्या सोच रहे हो कि अब जब मैं रेनबो बताऊंगी कि रेनबो कैसे बनता है, तो क्या हवा के अंदर खूब सारे प्रिज्म आ जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या होगा, कोई भी सिचुएशन हो, अगर कोई प्रिज्म की तरह काम करने लगेगा तो आपको 7 रंग दिखाई देंगे। जैसे कि जब बारिश का मौसम होता है, ठीक है, या बारिश आई हुई हो, तो हवा के अंदर पानी की छोटी छोटी क्या होती है, ड्रॉपलेट्स या रेन बूंदे ड्रॉप। होती है। एग्जैक्टली। तो जब बारिश आ रही है, आ गई है, जस्ट अब धीरे धीरे आ रही है, तो हवा के अंदर क्या छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स, मैं उसमें से किसी एक ड्रॉपलेट को बना देती हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो क्योंकि हम जूम करके देख रहे हैं कि एक ड्रॉपलेट के अंदर क्या क्या हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अभी बारिश आई है और हवा के अंदर बहुत सारी बारिश की बूंदें हैं ऑब्वियसली, तो एक बूंद को फिर जूम करके बड़ा बना, इस तरफ सन है, ठीक है। तो सन से लाइट, ऑब्वियसली जैसे बारिश खत्म हुई है तो धूप निकल गई है, थोड़ी धूप खिल चुकी है, तो व्हाइट लाइट फिर से गिरनी शुरू। अब ये धूप से कोई, हवा के अंदर तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, तो ऑब्वियसली ड्रॉपलेट्स के अंदर से क्या निकलेगी, सनलाइट निकलेगी। मैं एक को ऑब्जर्व कर, तो मान लीजिए इसके अंदर से निकल रही है क्या, क्या निकल रही है इसके अंदर से, बताइए। व्हाइट व्हाइट लाइट। लाइट। अब कंफ्यूज नहीं हो तो मैं पहली वाली ना इंसिडेंट पूरी हॉरिजॉन्टल बना देती हूँ ताकि आप थोड़े कंफ्यूज कर, ठीक है। तो मान लीजिए इसके अंदर से निकल रही है व्हाइट लाइट, ऐसा सब ड्रॉप्स में हो सकता है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट निकल रही है। अब हमको कोई मतलब नहीं, देखो अब यहाँ पे प्रिज्म नहीं है, पर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स काम किसका कर रही है, छोटे छोटे प्रिज्म का ही काम, मिनी प्रिज्म का काम। क्यों? प्रिज्म क्या कहता है, अंदर बेंडिंग होनी चाहिए और व्हाइट लाइट बेंडिंग ही करवानी है ना। बेंडिंग कब होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है। मुझे बताओ, बूंद के बाहर, वाटर ड्रॉपलेट के बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, रेयरर। एयर। रेयरर है। और ये पानी की बूंद है, यानी इसके अंदर क्या है, पानी है, वाटर है जी। तो ये हो गया रेयरर, ये हो गया डेंसर, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए मुझको सिर्फ मीडियम ही तो बदलना था। तो जैसे ही ये लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर करेगी जी, मुझे बताइए इसकी बेंडिंग होगी या नहीं होगी, होगी, होगी ठीक मैम। है। तो ये जो लाइट है, ठीक है, ज्यादा ही सीधी निकाल दी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब सीधी निकाली तो सीधी है, तो ये क्या निकलनी तो सीधी चाहिए थी, पर ये थोड़ी बेंड हो जाएगी, तो इसको थोड़ा बेंड कर दे, तो ये ऐसे बेंड हो गई, बेंड हो गया, रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हुआ अभी एक बार काउंट कर लेते हैं, अभी एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, ड्रॉपलेट किया, हो गया रिफ्रैक्शन। अब देखना अब क्या होता है कि काम आएगा TIR। जब ये रिफ्रैक्ट हुई हुई लाइट किससे टकराएगी, वाटर के दूसरे सरफेस से। एक तो ये सरफेस था, यहां से एंटर की, अब ये इससे टकराएगी, तो ये इससे जिस एंगल से टकराती है ना, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होता है। तो यहाँ पे सीधा बता दिया जाता है कि जब एक सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होके दूसरे पे जाती है, तो यहाँ पे होता है TIR, या तो रट्टा मार लो और आपने तो समझ लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है तो ये आगे नहीं जा पाएगी, ये वापस क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। बताइए वापस क्या हो जाएगी, ये बाउंस। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगी, और ये यहाँ से ऐसे वापस। अब एक मिनट, अब यहाँ से आई है तो यहाँ से बाहर निकलेगी, बाहर निकल रही है, वाटर से एयर में, डेंस से रेयरर में, फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। दूसरी बार रिफ्रैक्शन। अब ये क्या होगी, ये रिफ्रैक्शन होगी, अगर मैं इसका ये ऐसे बनाऊं, ठीक है ना,
कि इसका परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो रेयर से जा रही है ना, तो जानी ऐसे चाहिए थी और अगेंस्ट ऐसे। तो ये जो है ये यहाँ से इस तरीके से बाहर आ जाए। अच्छा बाहर आएगी, 1 मिनट, सीधी सीधी बाहर नहीं आएगी। व्हाइट लाइट भेजी थी, अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, यानी ये प्रिज्म की तरह काम कर रही। वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हवा के अंदर बारिश के दौरान प्रिज्म का काम। अब जब ये बाहर भेजेगी तो बताइए लाइट क्या हो जाएगी? लाइट क्या हो जाएगा जी? स्प्लिट। बदल जाएगी। स्प्लिट हो जाएगा, यानी डिस्पर्जन हो जाएगा। तो यहाँ से इस बूंद से जब वापस व्हाइट लाइट बाहर आएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? विबग्योर। तो सोच के देखिए कितनी सारी बारिश की बूंदें, सब ऐसा मानो छोटे 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 प्रिज्म का काम। सबके अंदर से व्हाइट लाइट गई, एक बार अंदर जाते ही एक बार रिफ्लेक्शन, फिर दूसरे सरफेस से आर पार नहीं निकलती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर दूसरे वाले सरफेस से जाती है तो फिर रिफ्रैक्शन, बेंडिंग हो गई, और वापस आते टाइम व्हाइट लाइट है क्योंकि सनलाइट व्हाइट लाइट है, तो स्प्लिट। तो ये इस तरीके से आपको रंग नजर आता है। ऐसा सोचिए कितनी सारी बूंदें, तो सब मिलके जो है डिस्पर्स करती है और एक पूरा रेनबो नजर आता है, विच इज अ ब्यूटिफुल फिनोमिनन ऑफ नेचर। तो आपको इसके बारे में ये लिखना। देखो वैसे सिंपल लैंग्वेज में भी हो सकता है, लेकिन आपके पास अब बहुत अच्छी डिटेल्स हैं। आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करो कि रेन ड्रॉपलेट किस तरह से प्रिज्म की तरह काम करती है, और उसके अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन और बीच में 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल की पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लिख दो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होता है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, दिस इज नोन एज TIR, ये होता है। फिर वापस रिफ्रैक्शन हुआ, इस बार स्प्लिटिंग भी हो गई क्योंकि प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, तो डिस्पर्शन हो गया, तो रंग नजर आते हैं बारिश के बाद। अब दिस इज हाउ अ रेनबो इज। और कैसे देख सकते हो आप रेनबो? नॉर्मल सनी दिन में, नॉर्मल सनी डे में नॉर्मल धूप निकली तब देख सकते हो क्या? देख सकते हो, पता है कहाँ? अगर आप वाटरफॉल के पास, या मतलब आप समझो कोई भी तरह का फाउंटेन, कोई भी तरह का झरना, वाटरफॉल, कुछ भी, अगर आप उसके पास हो तो बारिश की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आप एक तो जहां से धूप आ रही है आप उसको पीट करके खड़े हो जाओ, आप उसके बैक पे खड़े हो जाओ, तो वो धूप आनी चाहिए ऐसे, और सामने झरना होना चाहिए, और उस झरने से निकल के सामने आसमान दिखना चाहिए। धूप पीछे से आ रही है तो वो वाटर जो है वो प्रिज्म का काम कर रहा है, तो वहां से ये सब कुछ फिनोमिनन होगा, और सामने जाके जो है आपको नजर आएगा, हमेशा सन के ऑपोजिट नजर आता हो। तो ये फाउंटेन्स और वाटरफॉल्स पे भी देखा जा सकता है, यानी आप समझ गए आप फाउंटेन की इस तरफ कैसे आओगे? तो नॉर्मल फाउंटेन में नहीं, ये कब नजर आएगा? जब फाउंटेन का अगर पीछे वाला पता चल जाए रास्ता, और वहां से जाके आप देखो धूप की तरफ बैक करके, तो भी रेनबो नजर आ सकता है, फिनोमिनन डिस्पर्जन, ठीक है ना। और वरना आम दिनों में तो फाउंटेन वाटरफॉल तो है नहीं आसपास, तो फिर रेन की ड्रॉप्स ही प्रिज्म का काम करती है। बोले समझ में आई कि आपको बात? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। ठीक है। इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए 1 बार रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे TIR एक छोटा सा बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। लैंग्वेज मैं भेज दूंगी, आप चाहो आपके पास रिफ्रेशर आप वहां से भी पढ़ सकते हो, NCERT से भी पढ़ सकते हो, और नोट्स भी मैं भेज दूंगी ताकि आपको जो सबसे अच्छा लगे वो वहां से याद करें, जहाँ से आपको इजी लगे, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो समझ तो आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे वो पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नोट करिए इसको। मैम, हाँ जी, मैम रेनबो की एक स्टार्टिंग और एक एंड क्यों दिखता है? स्टार्टिंग और एंड क्यों दिखता है? देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, मैं देख के बताऊंगी आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यस मैम। स्टार्ट और एंड मैम क्योंकि ऐसा देखना लगता है ना पड़ेगा। कि कहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा है फिर हाँ आसमान में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो।
पूरा आपको नजर आता है, कर्व आपको नजर आता है एक जगह से शुरू हो रहा है एक जगह से, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है इसका रीजन क्या है, देखो मैं देख के भी बताऊंगी कि मैं 100% श्योर नहीं, बट जहां तक अभी मेरे को इन द मोमेंट क्लिक कर रहा है वो क्या है, देखो ऐसा क्यों लगता है कहीं एक जगह से शुरू और एक जगह से खत्म। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे रेनबो, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से शुरू और यहाँ पे, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है, ड्रॉप्स इसके नीचे भी है, पर उसके नीचे के ड्रॉप्स तक सनलाइट पहुंच नहीं पा रही, तो ये एरिया तक अच्छे से सनलाइट गिर रही है, तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी धूप आ रही है, धूप आ रही है, यहाँ तक आ रही है। अब इसके नीचे जो ड्रॉपलेट्स हैं वहां तक सनलाइट, इन्हें समझ रहे हो, रिफ्रैक्शन TIR और रिफ्रैक्शन तीनों पॉसिबल नहीं हो पा रहा। यस मैम। तो एक पर्टिकुलर हाइट्स के बाद ये फिनोमिनन नहीं हो पा रहा, तो जहां से शुरू होता है तो ऐसा लगता है वहां से शुरू हो रहा है, और जहां तक हो रहा है वहां से लगता है वहां पे खत्म। उसके नीचे ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन और वो प्रिज्म की तरह भी काम कर सकती हैं, बट उनके अंदर TIR और रिफ्लेक्शन अब हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो काफी नीचे चली गई हैं, तो उनके अंदर एंगल जो है वो क्रिटिकल से कम ही बने जा रहा है। तो जो एकदम खुला आसमान है, आप देखते हो हमेशा वहां पे बनता है, कभी जमीन पे थोड़ी नजर आता है, क्योंकि खुले आसमान में बड़े आसानी से डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है, स्प्लिटिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से यही रीजन होना चाहिए। यस मैम। बोले क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस Okay. मैम। देखिए वैसे एक टॉपिक तो आपको कंप्लीट हो गया, अगला एक टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। वैसे मैं जानती हूँ आपने कई सारे नए फिनोमिनन आज पढ़े हैं, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, ताकि अपन उसको कंटिन्यू कर सके फिर। यस मैम। देखिए एक टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी अपन ने रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा पढ़ा है। इंट्रो दे रही हूँ, फिर आप कहोगे तो आगे पढ़ाएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने के बाद, जैसे भी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना रिवीजन ही शुरू, तो जैसा आप कंफर्टेबल है सुने। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी आपने देखा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है क्या? हाँ जी। एटमॉस्फेयर में तो आप जानते हैं अर्थ के चारों तरफ गैसेस का बना हुआ एक ब्लैंकेट, एक लेयर है, उसे आप और हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, इस पे लिख देती हूँ अर्थ, और हम अर्थ पे हैं, हम अर्थ पे हैं, ठीक है। आप जानते हो अर्थ के चारों तरफ गैसेस ने मिलकर एटमॉस्फेयर बना रखा, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं या जो भी एनवायरमेंट पढ़ते हैं, तब देखते हैं लेयर्स के नाम भी, ठीक है। सिर्फ समझ रहे हैं तो मैं एक बार नाम बता रही हूँ, अदरवाइज इसमें नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। हम टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार देख लें। बाकी मेरे ख्याल से ज्योग्राफी आपकी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, आई तो सक एट ज्योग्राफी, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ लेयर्स बना देती हूँ, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसके अलग अलग लेयर्स है, ठीक है। जो अर्थ के सबसे पास वाली लेयर होती है, क्या नाम होता है उसका? ट्रोपोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर भी होता है या ट्रोपोस्फीयर होता है। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद कौन सी होती है? उसके स्ट्रेटोस्फीयर। बाद कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें आपकी ओजोन प्रेजेंट होती है। उसके बाद कौन होता है? मीजोस्फीयर। हाँ जी, कोई जरूरी नहीं याद रखना, सिर्फ समझाने के लिए एक बार बताएं। उसके बाद मेरे ख्याल से टी से ही एक और होती है, टी 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 थर्मोस्फेयर। टी थर्मोस्फीयर। थर्मो, हाँ एग्जैक्टली, थर्मोस्फीयर। और फिर लास्ट में एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो लेयर्स है, इनका अलग अलग नाम क्यों रखा? साथ में बोल देते हैं एटमॉस्फेयर, मजा आ रहा था क्या साइंटिस्ट को? नहीं, इसका पीछे रीजन है। ये पूरी एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट है जो अर्थ के चारों तरफ है, ये सब जानते हो। इनके नाम अलग अलग क्यों रखे? क्योंकि अलग अलग बात है।
हर एक एटमॉस्फेयर के अंदर है, हर एक लेयर के अंदर है क्या, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं और वाटर के ड्रॉपलेट्स। आप जानते हो इन्हीं सबसे मिलकर बनी हुई है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है, गैसेस होती है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होती है और वाटर के ड्रॉपलेट्स। अच्छा, गैसेस कौन कौन सी होती है बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बचे हुए जो परसेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ये सब। तो ये सबसे ही मिलके बनी हुई है ये सब लेयर्स। पर अलग अलग खास बात क्या है, नाम अलग क्यों रखे? क्योंकि इन सब की डेंसिटी अलग अलग है। क्या अलग अलग है इन सब की डेंसिटी? इन सब की डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। और आप जानते हो अगर मेरे को लाइट को देखना है तो हमको तो डेंसिटी से ही मतलब है, क्योंकि डेंसिटी कम है या ज्यादा उस बेसिस पे लाइट बेंड होती है और हम लाइट की बेंडिंग ही देख रहे हैं। अगर एक थोड़ा सा आपको नॉलेज पता होना चाहिए, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, चाहे आपको नाम याद नहीं, वो सबसे रेयरर होती है। अब जैसे जैसे अर्थ के एकदम पास आते हो वो सबसे ज्यादा डेंसर होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? हाँ जी, डेंसर। आंसर। तो ये याद रखना कि अगर कोई लाइट, जैसे सन, धूप, धूप की लाइट आई तो सन कहाँ पे? स्पेस में। स्पेस में क्या है? वैक्यूम। ठीक है, तो मान लो यहाँ से धूप की लाइट आई, तो जब तक अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं किया तब तक तो वो वैक्यूम से आया, और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी सेम रहती है। आप जानते हैं 3 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की वैक्यूम। तो यहाँ तक तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ चलता चलता चलता। अब ये एंटर कर गया कहाँ पे? अर्थ के एटमॉस्फेयर। अब हर एक लेयर को क्रॉस कर रहा है, तो बताओ एक ही रास्ते से क्रॉस करेगा क्या? नो करेगा मैम। क्या ये एक ही? नो मैम। नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब लेयर की डेंसिटी अलग अलग है। सबसे पहले सबसे रेयर, फिर और डेंस, फिर और डेंस और डेंस। आप समझ गए? हर एक लेयर में एंटर करते ही रिफ्रैक्शन हो, फिर अगली में एंटर करते ही रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम बदलता जा रहा है, मीडियम बदलता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये लाइट जो है ये सीधी सीधी नहीं आएगी, ये बेंड होगी, फिर बेंड होगी, फिर बेंड होगी, फिर बेंड होगी और फिर कहीं जाके आपकी आंखों को रिसीव हो। तो लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन होता है, ये तो तुम जानते हो। एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं, वो भी डेंसिटी में अलग अलग होती है। जो लाइट आ रही है वैक्यूम से, स्पेस से, वो आप तक पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर के लेयर्स की वजह से बहुत बार बेंड होती है। इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। बोलो समझ में आई क्या बात? बोलो समझ में आई क्या यस बात? मैम। ठीक है, तो ये यस मैम। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। ये तो सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, इंट्रो की जगह मैंने पूरे समझा दिया। इसके 2-3 एप्लीकेशन, वही कॉमन क्वेश्चन, ठीक है ना। वेदांश चिल कर, आज नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे जैसे कि स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों नजर आता है? आप देखते हैं तारा हमें चमकता हुआ नजर आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग क्यों होती है? रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, तो उसको समझना है अपने को। ठीक है, एक आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है कि स्टार्स आपको जैसे नजर आ रहे हैं, आपको जो नजर आता है उससे थोड़ा नीचे होता है, यानी आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आता है स्टार। ओरिजिनल जो उसकी स्पेस प्लेस है, लोकेशन है, उससे थोड़ा ऊपर नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक और है डिलेड सनलाइट, एडवांस सनसेट और डिलेड सनसेट। उल्टा बोल दिया, एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, ये आपने पढ़े होंगे। ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इन सबको समझना है, सबका रीजन तो सेम है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिर्फ अब 2-2 मिनट लगेंगे इस सबको देखने, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आज समझ लिया, नेक्स्ट क्लास में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो 15 लास्ट टॉपिक बचेगा स्केटरिंग, उसमें 1 घंटा लगेगा। यानी नेक्स्ट क्लास अपनी कब आएगी? वेंसडे को आएगी, ठीक है ना। तो वेंसडे को ये पूरा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है ना। तो वेंसडे को ये पूरा टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
फिर उसके अगले दिन से क्या करेंगे, उसके अगले दिन से फिर से शुरू हो रहा है आपका रिविजन टाइम, या जो चैप्टर आपके छूट गए हैं वो शुरुआत करेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का चैप्टर लंबा है, पूरे बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है, वहां से शुरुआत करेंगे, वो सबके मिस हुआ है जो भी लेट ज्वाइन, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी एक बार इन चैप्टर का, ये जो चैप्टर अभी रिसेंट में करवाए हैं उनका एक बार टेस्ट नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना, आप इनको याद करके छोड़ दीजिए, अगले वीकेंड पे आप इसका टेस्ट लेंगे, और वरना फिर अब रिविजन के साथ साथ 2-3 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट, माइनर सीरीज और मेजर मैग्नेटिक मैग्नेट इफेक्ट का आप तैयार पूरा रखिए, ठीक है ना। वेंसडे को पहले मैं टेस्ट नहीं लूँ, पहले मैं ये कंप्लीट करवा के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट, टेस्ट अनाउंस कर दिया क्लास जाएगा। थर्सडे को नहीं, अच्छा हाँ, सॉरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सॉरी माय बैड, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे तो 9th का लेते, ठीक है ना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन, थर्सडे को अपनी ये टॉपिक कंप्लीट करें, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो पढ़ाया है भूल मत जाना, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, मैम थैंक यू सो मच। हाँ जी पूछिए। मैम 2 क्वेश्चन थे कार्बोनेट्स कंपाउंड से, वो पूछने थे। हाँ पूछिए ना, पूछिए मैम पूछिए। जो बॉन्ड लाइन होता है उसके अंदर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ी शो करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, नो मैम, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बचे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड लाइन का मतलब क्या? बॉन्ड लाइन मतलब सारे बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है ना, और जो बचते हैं यस उसको ऐसे फ्री वैलेंसी से दिखाते हैं ना, खाली छोड़ देते हैं ना यस लाइन, मैम। ये यही तो दिखा रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। मैम इलेक्ट्रॉन आज को ई से नहीं दिखाते, बॉन्ड से दिखाते। स्कूल में सर करा रहे थे ना, तो सर ने वहां पे क्रॉस बना दिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे बॉन्ड लाइन के अंदर ही, तो मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, नहीं बना सकते बॉन्ड लाइन के अंदर। अगर आपको दिखाना है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका बच गया, तो आप ऐसे दिखा दो, ऐसे फ्री, मतलब इससे कोई नहीं जुड़ा हुआ, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अवेलेबल है, कि भाई कोई आए तो बॉन्डिंग। बॉन्ड लाइन में एक तो एलिमेंट का सिंबल और बॉन्ड्स, दो ही चीजें अलाउड होती है। क्रॉस और डॉट का मतलब आप इलेक्ट्रॉन डॉट में चल गए, वो समझते समझते सर ने बना दिया हो, आपको समझाने के लिए कि भाई इसका बच यस गया, मैम। तो इंस्टेड ऑफ दिखाना कि देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, सर ने क्रॉस कर दिया हो। बट प्रॉपर जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड यूज करिए, जो बॉन्ड बन चुके हैं उसको बना के सामने जिससे बनाया है वो बना दो। अगर आप दिखाना चाहते हो फ्री है, तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं, आप फ्री बॉन्ड दिखाते हो, फ्री बॉन्ड यानी कि खाली है। यस मैम। ठीक है, मैम और और एक और पूछिए। था, डायटोमिक बाकी लोग गैस क्या होता है?